ठीक, अब सभी को पीपीटी नजर आ रही है? यस। यस सर। इतने सारे सवाल हो गए, आप लोगों ने बताए नहीं। चलो, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बना दिया गया था? आपके ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1989, 1 जनवरी 1990, 16 अक्टूबर 1993, 1 अक्टूबर 1993। संतोष, एक बार देखो, ऑप्शन नजर आएगा पीपीटी का, उसके ऊपर क्लिक करो। ठीक, इसका सही उत्तर आएगा 1 अक्टूबर 1993। पहली बार नहीं पूछा गया है, सिर्फ इतना सवाल पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बना दिया गया था। 1 अक्टूबर 1993 से लेकर वर्तमान तक निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय निकाय ही है। निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो डैश नियम द्वारा अवधारित करें। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और जो प्रादेशिक आयुक्त होते हैं, उनकी जो सेवा शर्तें हैं या पदावधि हैं, वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ठीक, बिल्कुल सही अंकित। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आएगा, राष्ट्रपति आएगा। राष्ट्रपति तय करता है निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्तों की जो भी कार्यकाल होता है या जो सेवा शर्तें होती हैं। अगला, निर्वाचन आयोग में अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को उसके पद से किस प्रकार हटाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं लिखा है, अन्य निर्वाचन आयुक्त लिखा है। ठीक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, ये हमने पढ़ा भी था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटाया जाता है, लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं या प्रादेशिक आयुक्त होते हैं, उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति हटाता है। और राष्ट्रपति के लिए वो सलाह बाध्यकारी नहीं होती, राष्ट्रपति चाहे तो मना भी कर सकता है, लेकिन हटाने का प्रावधान यही दिया गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला, प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कब की जाती है? आपके ऑप्शन है लोकसभा और विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले, विधान परिषद के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले, विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले, उपरोक्त सभी। ठीक, सही बात है, उपरोक्त सभी, क्योंकि प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से करता है? निर्वाचन आयोग की सलाह से करता है। और प्रादेशिक आयुक्तों की संख्या का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। ये लोकसभा और विधानसभा के 5 साल के बाद जब चुनाव होते हैं तब होता है। अगर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन हुआ है तो पहले निर्वाचन पर, या फिर सामान्यतः विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला सवाल ये आपको एग्जाम में मिल सकता है। धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का विषय है? कुछ लोग आर्टिकल 326 कह रहे हैं, गलत है वो, अनुच्छेद 325। ये 2 आर्टिकल याद रखिएगा, 325 और 326। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्यस्क मताधिकार, तब आर्टिकल 326 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो आर्टिकल 325 का विषय है। अगला सवाल,
भारतीय संविधान के संशोधन के माध्यम से मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। थोड़ा सा पढ़ लीजिए फिर उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। यह अधिनियम 1989 में लागू हुआ था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। तो अधिनियम 1988 का है, लागू 1989 में हुआ था। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला, भारत में मतदान करने का अधिकार कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार? ठीक, अधिकांश लोगों का मानना है डी, लेकिन मैं आंसर देना चाहूंगा संवैधानिक अधिकार। ठीक है, आप लोगों ने अगर घटना चक्र में पढ़ा है तो आप उस हिसाब से अगर आर्टिकल ये डी मान रहे हैं विधिक अधिकार, लेकिन फिर भी मैं इसका उत्तर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहता हूं। उसका कारण ये है कि जब ये सवाल संघ लोक सेवा आयोग में पूछा गया था तो यूपीएससी ने इसका उत्तर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया था। आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी में भी इसका उत्तर संवैधानिक अधिकार ही है। संविधान में आर्टिकल 326 तो उल्लेख करता ही है। हालांकि ये बात सही है कि जो हमारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कानून है उसमें भी इस बात का उल्लेख है। होना तो ये संवैधानिक और विधिक दोनों चाहिए, लेकिन एक चुनना होगा तो मैं संवैधानिक अधिकार को चुनता हूं। मैं आपसे यही प्रेफर करूंगा कि संवैधानिक अधिकार उत्तर दीजिएगा। ठीक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समकक्ष है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश? ठीक, लगभग सभी का उत्तर सही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष नहीं है। केवल जो सुप्रीम कोर्ट का जो सामान्य जज होता है, न्यायाधीश होता है, उसके समकक्ष है। अगला, निर्वाचन आयोग में जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? ठीक, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अब वो चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे वो अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, सभी का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष ही निर्धारित किया गया है। ठीक, निर्वाचन आयोग को पहली बार जब 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सभी आंसर ये दे रहे हैं, टीएन शेषन। इसका सही उत्तर है आरवीएस पेरी शास्त्री। जब पहली बार निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग बना था 1989 में, उस समय इस निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे आरवीएस पेरी शास्त्री। ये सवाल आसान है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार कब बनाया गया? जी, सही बात है। ठीक, भारतीय निर्वाचन आयोग का संबंध किस मंत्रालय यानी उसका नोडल मंत्रालय कौन सा है? ठीक, आप में से अधिकांश बच्चे कह रहे हैं कार्मिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय। प्रहलाद का आंसर बिल्कुल सही है, विधि एवं न्याय मंत्रालय। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है आर्टिकल 324, वो विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन आता है, यानी उसका नोडल मंत्रालय विधि एवं न्याय मंत्रालय है। गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय या वित्त मंत्रालय नहीं है।
राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? उम्मीद है सभी सवाल सही देंगे। बिल्कुल सही, अनुच्छेद 243 के। अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, तब भी यही है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख आर्टिकल 243 के में ही है। अगला सवाल, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? ठीक, लगभग सभी उत्तर सही दे रहे हैं। 1 फरवरी 1994, इसी दिन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की पहली महिला सचिव कौन थी? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की पहली महिला सचिव कौन थी? उर्मिला मिश्रा, रजनी उइके, सुनीता त्रिपाठी, विजय श्रीवास्तव। ठीक, सही बात है, विजय श्रीवास्तव ये मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की पहली महिला सचिव थी। डॉक्टर अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी या संस्था की संज्ञा दी? अंकित, तुम डी कह रहे हो। सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उन्होंने चारों को महत्वपूर्ण माना था, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी की संज्ञा सीएजी को ही दी गई थी। अगला सवाल, भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग की स्थापना कब की गई? 1753, 1858, 1935, 1950। ठीक, बिल्कुल सही पार्थ, 1753। भारत में लेखा परीक्षण लेखा विभाग की स्थापना सबसे पहले 1753 में ही की गई थी। अगर अपनी लक्ष्मीकांत में पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, अगला सवाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस समिति के मित्र या गाइड की संज्ञा दी जाती है? लोक लेखा समिति, अधीनस्थ विधायन समिति, सार्वजनिक उपक्रम, आकलन। ठीक, बिल्कुल सही, लोक लेखा समिति को कही जाती है, क्योंकि सीएजी अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देता है, भारत का राष्ट्रपति से पार्लियामेंट में रखवाता है, फिर पार्लियामेंट की एक कमेटी होती है लोक लेखा समिति, जो कि उसकी जांच करती है, जिसमें सीएजी उसका मार्गदर्शन करता है। अगला सवाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? वित्त मंत्रालय, संसद, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार। वंदना गलत है, प्रतिज्ञा, रामविलास, नेहा, सबका गलत है। पार्थ गलत। संसद, ये साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सीएजी का उत्तरदायित्व संसद के प्रति होता है। ठीक है, सीएजी को हटाता भारत का राष्ट्रपति है, वह प्रक्रिया संसद में चलती है, लेकिन सीएजी की जो रिपोर्ट होती है वो संसद में रखी जाती है, और सीएजी सरकार के खातों की जांच करने का काम करता है। सामान्यतः इसलिए माना जाता है कि सीएजी संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला सवाल, लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक कौन होता है? वित्त मंत्री, लोक लेखा समिति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, या फिर महालेखा नियंत्रक। ठीक है, अधिकांश लोगों का सही मानना है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और ये हमने पढ़ा भी था कि लोक वित्त का संरक्षक, पब्लिक फाइनेंस को प्रोटेक्ट करने वाला, देश की पूरी वित्तीय व्यवस्था का रक्षक या नियंत्रक सीएजी को ही माना जाता है। अगला सवाल ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नहीं की जाती? नहीं की जाती। मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, राज्य के राज्यपाल। इसका सही उत्तर होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चारों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ही करता है। ये यूजीसी नेट का सवाल है बेसिकली। लेकिन हस्ताक्षर और मुद्रा सहित मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति नहीं होती। सीएजी के मामले में, अनुसूचित जाति आयोग के मामले में, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य के राज्यपाल, वहां पर स्पष्ट लिखा है कि हस्ताक्षर और मुद्रा सहित। अगला सवाल है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा की अन्य शर्तों को अवधारित करने का अधिकार भारतीय संविधान में किसे दिया गया है? संसद, बिल्कुल सही। सीएजी के जितने भी वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें होते हैं, उनको तय करने का अधिकार हमारे संविधान में पार्लियामेंट को ही है। अगला सवाल, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा करने वाले व्यक्तियों की सेवा शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियों को निर्धारित करने का अधिकार भारतीय संविधान में किसे दिया गया? यहां पर उत्तर आएगा भारत का राष्ट्रपति। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें, तब उत्तर आता है संसद। लेकिन जब वो सीएजी जिस डिपार्टमेंट का हेड होता है, लेखा परीक्षण लेखा विभाग, उसमें जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनकी सेवा शर्तें या फिर सीएजी की प्रशासनिक शक्तियों को निर्धारित करने का अधिकार संसद को नहीं है। हमारे आर्टिकल 148 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। अगला सवाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्धारित करने का अधिकार भारतीय संविधान में किसे प्रदत्त है? ठीक, सही है सबका। संसद, आर्टिकल 149, आर्टिकल 149 में कहा गया है कि सीएजी के कर्तव्यों, शक्तियों का निर्धारण संसद करेगी और संसद ने उसके लिए अधिनियम बनाया था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिनियम 1971। तो संसद को अधिकार। अगला, सीएजी को केंद्र सरकार के लेखांकन कार्य से किस वर्ष मुक्त कर दिया गया था? यानी खाते बनाने का दायित्व केंद्र सरकार का जो है वो सीएजी से किस वर्ष ले लिया गया था? देखो, दो चीजें होती हैं, एक होता है लेखांकन यानी अकाउंटिंग और दूसरा होता है लेखा परीक्षण यानी ऑडिटिंग। लेखांकन का मतलब खाते बनाना, अकाउंट्स बनाना। लेखा परीक्षण का मतलब खातों की जांच करना। जब सीएजी का पद बना उस समय सीएजी भारत सरकार के खाते भी बनाता था यानी लेखांकन भी करता था और खातों की जांच यानी लेखा परीक्षण भी करता था। लेकिन 1976 में, 1976 में हमारी संसद ने संशोधन कर केंद्र सरकार के खाते बनाने की जिम्मेदारी सीएजी से ले ली। एट प्रेजेंट, वर्तमान में सीएजी भारत सरकार के केवल खातों की जांच करता है, लेखा परीक्षण करता है। केंद्र सरकार के खाते अब मंत्रालयों के अपने अपने सचिव बनाते हैं। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय के खाते बनाएगा स्वास्थ्य सचिव, वित्त मंत्रालय के खाते बनाएगा वित्त सचिव। तो वर्तमान में केंद्र सरकार के मंत्रालयों के खाते प्रत्येक मंत्रालय का सचिव बनाता है, पहले सीएजी बनाता था। लेकिन 1976 में केंद्र सरकार के खाते बनाने की जिम्मेदारी उससे ले ली गई। अगर हम राज्य सरकारों की बात करें तो राज्य सरकारों के लिए सीएजी खाते भी बनाता है और खातों की जांच भी करता है, लेकिन केंद्र सरकार के केवल खातों की जांच करता है। अगला सवाल, महालेखा नियंत्रक, सीएजी नहीं है ये, सीजीए है।
महालेखा नियंत्रक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? इसका उत्तर आएगा श्रीमती गिरिजा ईश्वरन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया? मैंने बताया कि संसद ने 1976 में एक संशोधन किया। उस संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार के खाते बनाने का दायित्व सीएजी से छीन लिया और खाते बनाने की जिम्मेदारी किसे दी गई? प्रत्येक मंत्रालय के सचिव को, स्वास्थ्य सचिव, वित्त सचिव, रक्षा सचिव। तो प्रत्येक मंत्रालय का सचिव अपने अपने खाते बनाता है। एक मिनट। और उन सभी खातों को एक साथ जोड़ने का काम, एक साथ समूह में बांधने का काम महालेखा नियंत्रक करता है। इस महालेखा नियंत्रक पद की का गठन भी 1976 में ही हुआ था। याद रखिएगा कि सीएजी के खाते, केंद्र सरकार के खाते बनाने की जिम्मेदारी 1976 में ली गई और 1976 में ही महालेखा नियंत्रक पद की स्थापना हुई। सीएजी की नहीं, महालेखा नियंत्रक। और पहली महिला नियुक्त होने वाली महिला थी गिरिजा ईश्वरन। एकमात्र महिला नहीं है ये, 7 महिलाएं महालेखा नियंत्रक के पद पर नियुक्त हो चुकी हैं, लेकिन पहली महिला की बात की जाए तो गिरिजा ईश्वरन। अगला सवाल, किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगम का निर्धारण कौन करता है और किसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है? ठीक है, सभी सही उत्तर बता रहे हैं। पार्थ मुझे बता दीजिए कि ये वाला प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? हालांकि एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, फिर भी 279 सही है। 79। ठीक है, बिल्कुल सही। किसी कर या शुल्क की शुद्धागम का मतलब होता है कि मान लीजिए कि भारत सरकार के किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपए कर वसूला, 1,000 रुपए टैक्स को कलेक्ट किया, लेकिन उस 1,000 के टैक्स को कलेक्ट करने में उसके 100 रुपए खर्च हुए। तो 1,000 रुपए टैक्स वसूला, 100 रुपए खर्च हुए उसको वसूलने में, तो 900 रुपए को कहा जाता है शुद्ध आगम। और इसका निर्धारण और प्रमाण पत्र अंतिम जो होता है वो सीएजी का होता है। अगला सवाल, संघ और राज्यों के लेखाओं के प्रारूप तय करने का अधिकार किसे है? ठीक। राष्ट्रपति। आर्टिकल 150। सीएजी के प्रावधान कहां से कहां तक है? आर्टिकल 148 से लेकर 151। चारों आर्टिकल को याद रखना होगा। आर्टिकल 148 बताता है सीएजी के बारे में, आर्टिकल 149 बताता है सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में, आर्टिकल 150 ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 149 पिछले बार पूछा गया था। सामान्यतः पिछली बार अधिकांश बच्चों ने आर्टिकल 148 टिक कर दिया था। 148 अलग आर्टिकल है, 149 अलग आर्टिकल है। 150 में ये प्रावधान है कि भारत सरकार, राज्य सरकार के जो खाते बनेंगे, अकाउंट्स जो बनेंगे, उसका फॉर्मेट कैसा होगा, ये निर्धारण करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। हाँ, वो सीएजी से परामर्श लेता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श लेता है, लेकिन तय करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। आर्टिकल याद रखिएगा, अनुच्छेद 150। सीएजी को अधिकार नहीं है, सीएजी से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति तय करता है। अगला सवाल, सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका की कड़ी आलोचना किसके द्वारा की गई? आपके ऑप्शन है पॉल एच एप्पलबाई, जेम्स सी चार्ल्सवर्थ, अशोक चंदा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। मैं जानता हूं कि मैंने आपको ये सवाल नहीं पढ़ाया था, लेकिन ये सवाल रेलेवेंट है क्योंकि आपके लक्ष्मीकांत में ये दिया है।
इसका सही उत्तर है पॉल एच एप्पलबाई। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ये मानना था कि भारत में सीएजी के पद की आवश्यकता ही नहीं है। इन्होंने ये कहा कि सीएजी की कोई निर्धारित योग्यता संविधान में नहीं दी गई, एक आईएएस ऑफिसर को ही सीएजी बना दिया जाता है। सीएजी एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो कि अकाउंट्स के बारे में जानकारी ही नहीं रखता। तो पॉल एच एप्पलबाई ने कहा था कि सीएजी के पद को समाप्त कर देना चाहिए। तो सबसे कड़ी आलोचना इसी व्यक्ति के द्वारा की गई थी। अगला सवाल, सीएजी भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? यानी सीएजी भारत के राष्ट्रपति को कितनी रिपोर्ट देता है? ठीक, 3 देता है। ये मैंने पहले भी बताया था कि विनियोग लेखा रिपोर्ट, वित्त लेखा रिपोर्ट, सार्वजनिक उपक्रम की रिपोर्ट राष्ट्रपति को अलग देता है, राज्यपाल को अलग देता है। राज्य सरकार के खातों की प्रतिवेदन राज्यपाल को देगा, केंद्र सरकार के खातों की जांच करके रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। लेकिन राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट नहीं दी जाती, राष्ट्रपति को 3 रिपोर्ट दी जाती हैं, एक वित्त लेखा के संबंध में, एक विनियोग लेखा के संबंध में और तीसरा सार्वजनिक उपक्रम के संबंध में। अगला सवाल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के एक अंग के रूप में लेखा परीक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? प्रतिज्ञा बिल्कुल सही, 1968। जनरल सवाल है, लक्ष्मीकांत में आपके सवाल दिया गया है कि सीएजी का एक कार्यालय था, उसके अंदर एक बोर्ड बनाया गया था जिसे कहा गया था ऑडिट बोर्ड, लेखा परीक्षा बोर्ड। उसकी स्थापना हुई थी 1968। अगला है, सीएजी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लेखा परीक्षा अनिवार्य नहीं है? यानी जब सीएजी खातों की जांच करता है तो कौन सी जांच करना उसके लिए बाध्यकारी नहीं होता? ठीक, बिल्कुल सही, औचित्य लेखा परीक्षा। औचित्य लेखा परीक्षा का मतलब होता है कि क्या सरकार ने धन को व्यय करने में बुद्धिमता, सावधानी अपनाई कि नहीं। सीएजी ये नहीं करता है, सीएजी केवल ये देखता है कि भैया जिस व्यक्ति को पैसा खर्च करना था उसने किया कि नहीं, क्या कानून नियमों का पालन हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कभी ये नहीं देखता कि क्या पैसे को खर्च करने में बुद्धिमत्ता अपनाई गई कि नहीं, कि वही चीज क्या कहीं और से सस्ती मिल रही थी, क्या भारत सरकार ने महंगी तो नहीं खरीदी, ये सब नहीं देखता। तो औचित्य का लेखा परीक्षण करना सीएजी के लिए बाध्यकारी नहीं होता। अगला सवाल, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय का मतलब 1947 की बात कर रहा हूं मैं, संविधान लागू होने की बात नहीं कर रहा, कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय सीएजी सीएजी कौन थे? सही उत्तर है इसका सर बर्टी स्टैग। वी नरहरि राव, संविधान जब लागू हुआ 1950, उस समय थे वी नरहरि राव। लेकिन जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति, सवाल को ध्यान से पढ़िए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, स्वतंत्रता कब हुई? 1947। 1947 में भारत के सीएजी थे सर बर्टी स्टैग। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जब भारत का संविधान लागू हुआ, या फिर सीधा पूछा जाए कि भारत के पहले सीएजी संविधान के बाद, तब वी नरहरि राव आएगा। लेकिन जब देश आजाद हुआ उस समय थे सर बर्टी स्टैग। अगला सवाल, 89th अमेंडमेंट 2003 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गई? ऑप्शन है 28 सितंबर 2003, 28 अक्टूबर 2003, 19 फरवरी 2004।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में तारीखों का महत्व होता है? इसका सही उत्तर है 28 सितंबर 2003। मैंने ये नहीं कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या फिर अमेंडमेंट कब अस्तित्व में आया, मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि राष्ट्रपति के द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई। तो राष्ट्रपति ने जो मंजूरी प्रदान की वो 28 सितंबर 2003 को की। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कब अस्तित्व में आया? ठीक, बिल्कुल सही, 19 फरवरी 2004। जो पहले वाला सवाल था वो था कि राष्ट्रपति को स्वीकृति कब दी गई, तो ये बिल्कुल सही बता रहे हैं कि 19 फरवरी 2004 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया। अगला सवाल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी जो डैश नियम द्वारा अवधारित करे। ऑप्शन है केंद्र सरकार, संसद, राष्ट्रपति, जनजाति कल्याण मंत्रालय। ठीक है, राष्ट्रपति उत्तर आएगा इसका। भारत का राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है, अनुसूचित जाति आयोग हो, अनुसूचित जनजाति आयोग हो या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों की सेवा शर्तें और पदावधि भारत का राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करता है। अगला सवाल, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई? ठीक, बिल्कुल सही, 12 मार्च 1992। पहले एक अधिकारी हुआ करता था, 12 मार्च 1992 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना हुई। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है? कुंवर सिंह। बाकी तीनों का संबंध अनुसूचित जनजाति आयोग से नहीं है, अनुसूचित जाति आयोग से है, एससी कमीशन से है। एसटी कमीशन का से संबंध कुंवर सिंह का है, ना कि बूटा सिंह, दिलीप सिंह बुरिया, पीएल पुनिया। ये तीनों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रहे थे, ना कि अनुसूचित जनजाति। सर ये मध्य प्रदेश के सीधी जिला के हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक, हर्ष चौहान, ये अभी नियुक्त हुए थे कुछ समय पहले ही। सामान्यतः एससी कमीशन से सवाल कम मिलेंगे आपको, एसटी कमीशन से ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की बहुलता है। तो हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला सवाल, पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ध्यान से पढ़िए। अनुच्छेद 340। अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, तब आर्टिकल 338 बी आएगा। पहले आर्टिकल 340 में आज भी यही लिखा हुआ है, पिछड़े वर्गों की दशाओं के लिए अन्वेषण के लिए आयोग। याद कीजिएगा, 1953 के अंदर पहला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, काका काकेलकर आयोग।
वो इसी आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 340 के तहत बनाया था। अगला सवाल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो आप जानते हैं, ठीक, सही बात, लोकेश कुमार प्रजापति, ये वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष है। अगला सवाल, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया? आसान सवाल है फिर भी, ठीक, बिल्कुल सही, 1995 में मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। अगला सवाल, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो काका कालगिलकर आयोग बना था वो 1953 में बना था। आर्टिकल 340 के तहत उसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है। मैंने कहीं नहीं लिखा कि प्रथम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मैंने कहीं नहीं लिखा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तब उत्तर बदल जाएगा, तो 1993 हो जाएगा वो। अगर आपसे केवल इतना पूछा जाए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, तब 1953 है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तब 1993 आएगा। अगला सवाल, सांविधिक निकाय के रूप में पहली बार, ये जो जिसके आप उत्तर अभी दे रहे थे, सांविधिक निकाय के रूप में पहली बार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस तिथि को किया गया? 1993 आप सभी जानते हैं, उत्तर आएगा 14 अगस्त 1993। 15 अगस्त को हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1993 आप सभी जानते हैं। दो चीजों में बड़ा ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 काका कालगिलकर, अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पूछा जाता है पहला, तब उत्तर आएगा 1993 और 14 अगस्त देश की स्वतंत्रता से एक दिन पहले, यानी स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले। अगला सवाल, सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कितनी बार किया गया था? क्योंकि अभी जो बना है वो तो संवैधानिक बना है, भगवान लाल साहनी वाला। सी, ठीक, 7 बार। 1993 का अधिनियम बना और 1993 से लेकर ये संवैधानिक आयोग से बनने से पहले पहले 7 बार एक सांविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। अब सवाल है, 8वां आयोग जो बना है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा आर्टिकल 338 बी कब प्रदान किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी अनुच्छेद 338 बी 11 अगस्त, रामविलास बिल्कुल सही, 11 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 15 अगस्त 2018 को दर्जा नहीं मिला था। 15 अगस्त 2018 को जो पहले का अधिनियम था 1993 का अधिनियम, उसको खत्म किया गया था। संवैधानिक दर्जा मिला था 11 अगस्त 2018। अगला सवाल, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन किस दिनांक को किया गया था? एग्जाम में ध्यान रखिएगा, कोई भी सवाल जब भी पढ़े, सवाल पूरा पढ़ना है, चारों विकल्प पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है कि पहला विकल्प तुरंत लगा सही, तुरंत टिक कर दोगे। 2 घंटे से पहले एग्जाम हॉल से बाहर नहीं आ सकते। चारों विकल्प पढ़ने हैं और बहुत सोच समझ के सवाल का उत्तर देना है।
बहुत सोच समझने का मतलब अति दिमाग भी नहीं लगाना है, उससे भी उत्तर गलत होते हैं। 24 अक्टूबर 1972, इस तारीख को 1972 तो याद रहेगा, 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन किया गया। अगला सवाल, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का नाम परिवर्तित कर राज्य योजना आयोग किस वर्ष किया गया? दो 2007। पहले जब इसका गठन 1972 में हुआ था तब इसे मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल कहा जाता था, लेकिन अब इसे कहा जाता है राज्य योजना आयोग, मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग, और ये नाम परिवर्तित हुआ था 2007 में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन मुख्यतः सहकारी संघवाद की भावना पर आधारित है? बिल्कुल सही, नीति आयोग। नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद की भावना पर पूर्णतः आधारित है। अगला, नीति आयोग निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत से निर्देशित नहीं होता? नीति आयोग निम्नलिखित में से कौन से मार्गदर्शक सिद्धांत से निर्देशित नहीं होता? मैंने करवाए थे ये सवाल, उसके बावजूद आप सभी गलत उत्तर दे रहे हैं। ठीक, बिल्कुल सही काजल। अवसंरचना, समावेशिता बिल्कुल आता है, अंत्योदय बिल्कुल आता है, जनसंख्यात्मक लाभांश बिल्कुल आता है, लेकिन अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर नीति आयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। अगला सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद को एनडीसी संवैधानिक दर्जा और उसका नाम नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट काउंसिल रखने की सिफारिश किस आयोग के द्वारा दी गई? देखिए, पहले हुआ करता था योजना आयोग, जो 1950 में बना था, 15 मार्च 1950। 1952 में बना था एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, आज भी है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा देना और इसका नाम परिवर्तित करना, ये सिफारिश किसने की? ये सवाल लक्ष्मीकांत में दिया है। लक्ष्मीकांत में नीति आयोग का चैप्टर देखिएगा और वहां पर अंत में संदर्भ सूची दी हुई है, वहां पर देखिएगा उत्तर है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग पहला आयोग था जो केंद्र राज्य संबंधों का मूल्यांकन, सेंटर स्टेट रिलेशन का मूल्यांकन करने के लिए बना था। उसने ये सिफारिश की थी कि एनडीसी को आर्टिकल 263 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया जाए और उसका नाम परिवर्तित कर किया जाए राष्ट्रीय आर्थिक और विकास परिषद। अगला सवाल, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग को अध्यक्ष और कितने सदस्यों से मिलकर गठित करने का प्रावधान है? यानी जो मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग है उसमें अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्यों से मिलकर गठित किया जाता है? आपके विकल्प हैं 4, 5, 6, 7। ठीक, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग एक अध्यक्ष और 5 सदस्य से मिलकर गठित किया जाता है। यह सवाल आपको बहुत कंफ्यूजन देगा, फिर भी मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन राज्य शासन के द्वारा किस दिनांक को किया गया? ठीक, 11 अप्रैल 2017। आपको किताबों के अंदर जुलाई 2017 या अप्रैल 2017 मिलेगा, लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि 11 अप्रैल 2017। गठन होना अलग बात होता है और उसका क्रियात्मक होना, कार्य करना, यह अलग बात होता है। जैसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, उसका गठन 18 अक्टूबर 2010 को हो गया था, लेकिन उसने काम करना कब शुरू किया? 2011 में। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन कब हुआ, तो आप हमेशा यही कहते हैं 18 अक्टूबर 2010, आप कभी 2011 नहीं कहते।
उसी प्रकार मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग का गठन मध्य प्रदेश सरकार ने 11 अप्रैल 2017 को कर दिया था। हाँ, वो काम करना, अध्यक्ष की नियुक्ति करना, वो जुलाई 2017 में हुआ। अगला, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग में के सदस्यों में कम से कम कितनी महिलाओं का होना आवश्यक है? 1, 2, 3 या फिर आवश्यक नहीं है? ठीक, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग में 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्यों में से 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। अगला, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? राज्य सरकार, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग? ठीक, बिल्कुल सही। आयोग अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। अगला सवाल, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष? ठीक ठीक, इसमें से जो गलत है उसकी पहचान करनी है। एक तरफ अनुच्छेद दिए हैं और दूसरी तरफ अनुच्छेद की विषय वस्तु दी गई। आर्टिकल 315 संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 316 सदस्यों की नियुक्ति तथा कार्यकाल, आर्टिकल 319 सदस्यों की सेवा शर्तें संबंधी नियम बनाने की शक्ति और आर्टिकल 317 सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन। ठीक, बिल्कुल सही। इसका सही उत्तर आर्टिकल 319 है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति का वर्णन करता है? देखो, आर्टिकल 320 में कार्य दिए गए हैं, लेकिन कार्यों को विस्तार करने की शक्ति आर्टिकल 321 में है। ध्यान रखिएगा, एक सवाल आर्टिकल से आयोग से जरूर आएगा। कार्य पूछे जाएं तो आर्टिकल 320, लेकिन कार्यों को विस्तार करने की शक्ति तो आर्टिकल 321। अगला सवाल, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानमंडल विधि के द्वारा, संसद विधि के द्वारा, राष्ट्रपति नियम के द्वारा, संविधान के द्वारा? विकास, बिल्कुल सही, संसद विधि के द्वारा। जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करते हैं तब संसद विधि के द्वारा अर्थात साधारण बहुमत से संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। संसद करती है, विधि के द्वारा मतलब साधारण बहुमत से। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय का वर्णन करता है? ठीक, बिल्कुल सही, अनुच्छेद 322। 323 में क्या है? रिपोर्ट है। 320 में क्या है? कार्य। 321 में क्या है? कार्यों को विस्तार करने की शक्ति। 322 में क्या है? खर्चे, व्यय। और 323 में क्या है? रिपोर्ट। तो 322। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवकों के संरक्षण का प्रावधान करता है? पार्थ गलत है, अंजलि बिल्कुल सही। 311। 311 में यह कहा गया है कि किसी भी लोक सेवक को उसी व्यक्ति के द्वारा हटाया जाएगा जिसने नियुक्त किया है, उससे नीचे का अधिकारी उसे नहीं हटा सकता। और किसी भी लोक सेवक को हटाने से पहले उसे एक उचित सुनवाई का अवसर मिलेगा। तो आर्टिकल 311 लोक सेवकों के संरक्षण का प्रावधान करता है। अगला,
नई अखिल भारतीय सेवा आर्टिकल 312 का सृजन करने का अधिकार किसे है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद या राष्ट्रपति? तो याद रखिएगा, संसद। प्रस्ताव लाने का अधिकार राज्यसभा को है, लेकिन गठन हमेशा संसद करती है। 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है और यह अधिकार संसद को है। हाँ, लेकिन लोकसभा प्रस्ताव नहीं ला सकती, प्रस्ताव राज्यसभा ही लाएगी, लेकिन गठन संसद करेगी। अगला, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य को सस्पेंड करने का और हटाने का अधिकार किसे? सस्पेंड कौन करता है, हटाता कौन है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल ही सस्पेंड करता है, राज्यपाल ही हटाता है। राष्ट्रपति सस्पेंड करता है, राष्ट्रपति हटाता है। राज्यपाल सस्पेंड करता है, राष्ट्रपति हटाता है। ठीक, सभी का सही उत्तर है सस्पेंड करने का अधिकार राज्यपाल को होता है, लेकिन हटाने का अधिकार प्रत्येक लोक सेवा आयोग के मामले में केवल और केवल राष्ट्रपति को होता है। अगला, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति किसे है? 321 की बात हो रही है, 320 में क्या दिए हैं? कार्य। 321 में क्या है? कार्यों को विस्तार करने की शक्ति। ठीक, बिल्कुल सही। रामविलास गलत है। राज्य विधानमंडल। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति संसद के पास है। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति प्रत्येक राज्य की विधानमंडल के पास है। अगला, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान सर्वप्रथम किस अधिनियम में किया गया था? विकास ए 1919 के अंदर प्रावधान किया गया था। फिर ली आयोग बना। ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में 1 अक्टूबर 1926 को भारत के प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक, इनमें से गलत युगम का चयन करना है। 4 अध्यक्ष के नाम दिए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कौन अध्यक्ष था? संविधान लागू होने के समय पहले अध्यक्ष, पहले महिला अध्यक्ष। बिल्कुल सही, दीप। जेबी कृपलानी नहीं थे, एच के कृपलानी थे। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ 1950 में, तो आर एन बनर्जी ही संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष रोज वारकर थे, पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बाथू थी। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय जेबी कृपलानी नहीं, एच के कृपलानी थे। बिल्कुल सही। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार किसे है? यूपीएससी के सर्विस कंडीशन को निर्धारित करने का अधिकार किसे है? प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही। अगर ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग होता तो राज्यपाल उत्तर होता। यूपीएससी के जितने भी अध्यक्ष व सदस्य होते हैं, उनकी सर्विस कंडीशंस को निर्धारित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य सरकार, केंद्र सरकार? ठीक, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश के राज्यपाल को ही हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। सस्पेंड करना, त्याग पत्र, ये राज्यपाल की ही जिम्मेदारी है। अगला, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों के कदाचार की जांच किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, राज्यपाल, उच्च न्यायालय? अंकित गलत है, आकाश गलत है। उच्चतम न्यायालय। कदाचार की जांच, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे कोई राज्य लोक सेवा आयोग हो, वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति करवाता है। और उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को जो भी एडवाइस देगा वो माननी पड़ती है। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संघ लोक सेवा आयोग का सलाहकारी कार्य नहीं है? भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर, नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानांतरण के विषयों पर, सिविल सेवकों के सभी अनुशासनिक विषयों पर, विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा किए जाने वाले खर्च के विषय पर। बी, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग कभी भी अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर के विषयों पर परामर्श नहीं देता, सिद्धांतों पर देता है कि कौन कौन से प्रिंसिपल हो सकते हैं। अगला, संघ लोक सेवा आयोग से कितने वर्ष से कम की अस्थायी नियुक्तियों में परामर्श नहीं लिया जाता? ठीक, बिल्कुल सही। एक वर्ष से अगर कम की कोई भी अस्थायी नियुक्ति होनी है तो यूपीएससी से परामर्श नहीं लिया जाता। एक वर्ष से अधिक की अस्थायी नियुक्ति होगी तभी यूपीएससी से परामर्श लिया जाता है। अगला सवाल, संघीय लोक सेवा आयोग फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? हम्म 1937, 1935 में प्रावधान किया गया था, लेकिन गठन 1937 में हुआ था। जो 1926 में लोक सेवा आयोग बना था उसी को 1937 में संघीय लोक सेवा आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 1937 में बना था, 1935 के अधिनियम में प्रावधान था। बाद में यही संघीय लोक सेवा आयोग संविधान लागू होने के बाद यूपीएससी बन गया, संघ लोक सेवा आयोग। पहले क्या था? संघीय। भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा का दर्जा किस वर्ष प्रदान किया गया? ठीक, बिल्कुल सही, 1966, 1966 में हमें तीसरी अखिल भारतीय सेवा मिली, भारतीय वन सेवा। अगला, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई अन्य सदस्य अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा पद धारण नहीं कर सकता? आर्टिकल 319 की बात हो रही है। यूपीएससी का अध्यक्ष, यूपीएससी का सदस्य, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य? ठीक, बिल्कुल सही, अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य नहीं बन सकता। इसमें आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 319 में यह प्रावधान दिया गया है। अगला सवाल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रथम परीक्षा किस वर्ष आयोजित की गई थी? एमपीपीएससी ने पहले परीक्षा किस वर्ष कंडक्ट की? ठीक, सही बात है, 1958 में एमपीपीएससी ने पहली परीक्षा आयोजित की। अगला, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन किसके समान होता है? मध्य प्रदेश राज्य हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, योजना आयोग के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष। आकाश बिल्कुल सही, रामविलास बिल्कुल सही। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसका वेतन मध्य प्रदेश रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष के समान होता है। ऐसा प्रावधान मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने नियम बनाकर किया है। अगला, प्रथम भारतीय श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर ने सिविल सेवा परीक्षा किस वर्ष उत्तीर्ण की? अठारह में पहली बार सत्येंद्र नाथ टैगोर ने यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ठीक, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से
किसका कार्यकाल सबसे कम रहा? चारों अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन चारों में से सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? ठीक है, आप लोगों को नहीं मालूम, लेकिन तुक्का तो मारो। बिल्कुल सही रुचि, एमबी पीटर। सबसे कम कार्यकाल एमबी पीटर का रहा था। जितने भी वर्तमान तक मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, उनमें सबसे कम कार्यकाल इनका रहा, एमबी पीटर। अगला सवाल, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा? और अब तक ये रिकॉर्ड है, जितने भी अब तक मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं, किसी का भी कार्यकाल इतना नहीं रहा जितना इनका रहा। बिल्कुल सही रुचि, विनय शंकर दुबे। इनका कार्यकाल पूरा 6 वर्ष रहा। बाकी सबका कुछ ना कुछ कम रहेगा, सबका। एकमात्र विनय शंकर दुबे, एकमात्र मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जिन्होंने पूरे 6 वर्ष तक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। अगला सवाल, हाल ही में किस तारीख को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन किया गया? बिल्कुल सही रामविलास नेहा, 27 जुलाई 2019 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जो संशोधन हुआ वो 27 जुलाई 1993 को हुआ। अगला सवाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? आसान सवाल है, सभी को आता होगा उम्मीद है। सी सी बिल्कुल सही, 12 अक्टूबर 1993 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना हुई थी, 12 अक्टूबर 1993। अगला सवाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कितने समय पुराने मामलों की जांच कर सकता है? सब बता देंगे मुझे लगता है। 1 वर्ष पुराने, बिल्कुल सही। यह आलोचना भी की जाती है मानवाधिकार आयोग की कि वो केवल 1 वर्ष पुराने मामलों की ही जांच कर सकता है। अगला सवाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? योग्यता पूछी गई है। सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। ठीक, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? या तो वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हो या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड अन्य न्यायाधीश हो। बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, दिव्यांग व्यक्तियों के कार्यालय के मुख्य आयुक्त। ठीक, बिल्कुल सही, सी, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी पदेन सदस्य नहीं होता। अगला, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, संसद। राष्ट्रपति। बहुत लोग सी आंसर दे रहे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। अगला सवाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? हाँ रुचि, रेजिग्नेशन केंद्र सरकार को देते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है?
कोई नहीं देगा उत्तर सही। होम मिनिस्ट्री, बिल्कुल सही वंदना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला सवाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? आसान सवाल है, सभी उत्तर दे पाएंगे। 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष। अगला सवाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष के पद के अलावा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? एक तो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होंगे? ठीक, बिल्कुल सही। 5 2 न्यायिक सदस्य होते हैं, 3 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं, और 3 गैर न्यायिक सदस्यों में से एक महिला का होना आवश्यक है। तो 5 मेंबर होते हैं, 2 न्यायिक सदस्य और 3 गैर न्यायिक नॉन जुडिशियल मेंबर। अगला, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति को? ठीक, बिल्कुल सही, राष्ट्रपति को है। अधिकार तो राष्ट्रपति को है, वो बात अलग है कि वो एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी की अध्यक्षता में जो नाम रिकमेंड किए जाते हैं उनकी नियुक्ति करता है, लेकिन अधिकार राष्ट्रपति को ही है। अगला सवाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार? पार्थ, राष्ट्रपति नहीं आएगा, केंद्र सरकार को प्राप्त है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन वेतन भत्ते सेवा शर्तें इसका निर्धारण केंद्र सरकार करती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं थे? अब तक 4 रहे हैं, 3 यहां पर नाम है। एक नाम है शिवराज पाटिल, एक तो वो हो गए, 3 और हैं। इनमें से कौन सा नहीं रहा कार्यवाहक अध्यक्ष? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं थे। बिल्कुल सही नेहा, वीएस मलिमथ। जस्टिस सिरेक जोसेफ रहे हैं, जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत अभी रहे, गोविंद प्रसाद माथुर भी रहे हैं, शिवराज पाटिल भी रहे हैं। 4 अब तक 1993 से लेकर वर्तमान तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 4 कार्यवाहक अध्यक्ष रहे, सिर्फ जोसेफ, प्रफुल्ल चंद्र पंत, गोविंद प्रसाद माथुर और शिवराज पाटिल, इसके अलावा और कोई नहीं। अगला, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग कितने सदस्यीय निकाय है? 4, 5, 6, 7? 7 साफ तौर पर लिखा गया है, कोई दुविधा नहीं है इसमें। साफ लिखा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग 7 सदस्यीय निकाय है। उसमें लिखा गया है एक अध्यक्ष और 6 सदस्यों से मिलकर बनता है। अगला, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन सर्वप्रथम किस तिथि को राज्य सरकार के द्वारा किया गया था? 23 फरवरी 1998, 23 मार्च 1998, 23 अप्रैल, 23 मई? ठीक, बिल्कुल सही, 30 मार्च 1998 को मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार किया। अगला सवाल, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्यों में से कितने सदस्यों का ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता होना आवश्यक है? 2, बिल्कुल सही। साफ तौर पर कहा गया है कि 2 सदस्य ऐसे होंगे जो सोशल वेलफेयर से जुड़े हैं। अगला, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष?
नेहा गलत है। 3 वर्ष। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका संबंध राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से है? निम्नलिखित में से किसका संबंध राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से है? विभा पार्थसारथी, पूर्णिमा अडवाणी, वी मोहिनी गिरी, स्तुति नारायण काकर। बिल्कुल सही संजीव, स्तुति नारायण काकर। पहले तीनों का संबंध राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष से है। स्तुति नारायण काकर का संबंध राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से है। पहली तीन का किससे है? राष्ट्रीय महिला आयोग। अगला सवाल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2004, 2005, 2006, 2007। ठीक, बिल्कुल सही, 2007 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। अगला सवाल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों का, अध्यक्ष का नहीं, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? अध्यक्ष का नहीं पूछा है, सदस्यों का पूछा है। ठीक, बिल्कुल सही, 360। अध्यक्ष का 362 है, तो इनका 360 है। अगला सवाल, लोकसभा में विपक्ष का नेता किस आयोग की चयन समिति का सदस्य नहीं होता? केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। किसका नहीं होता? कॉमन सेंस से उत्तर है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य नहीं होता। इन तीन के अलावा लोकपाल का होता है, बस इतना याद रखिएगा। अगला, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष का पद अब तक कितनी महिलाओं ने ग्रहण किया है? यानी CIC केंद्रीय सूचना आयोग में अब तक कितनी बार महिलाएं अध्यक्ष के रूप में हुई हैं? 2 बार, सही बात। एक दीपक संधू और दूसरी सुषमा सिंह। 2 बार अब तक केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष का पद महिलाओं ने ग्रहण किया है। केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है, याद रखिएगा। केंद्रीय सूचना आयोग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन नहीं आता, केंद्रीय सूचना आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। और अब तक 2 बार महिलाओं ने अध्यक्ष का पद संभाला है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से मुख्य सूचना आयुक्त का नाम बताइए जो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में कार्यरत है? विजय शर्मा, राधा कृष्ण माथुर, सत्यानंद मिश्रा, मनोज सिन्हा। राधा कृष्ण माथुर वर्तमान में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, राधा कृष्ण माथुर, जो कि केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे हैं। अगला सवाल, राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त की सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। ये सवाल आपको एग्जाम में मिल सकता है, केंद्र सरकार के पास है। पहले राज्य सरकार तय करती थी, लेकिन संशोधन के बाद ये अधिकार केंद्र सरकार के पास है। ये गलत बन गया है, इसका उत्तर आएगा केंद्र सरकार। ठीक है, तो यहां पर राज्यपाल नहीं होगा, केंद्र सरकार होगा। अगला, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन सर्वप्रथम किस तिथि को राज्य सरकार द्वारा किया गया था? 21 जून 2005, 22 अगस्त 2005, 12 अक्टूबर 2005, 14 अक्टूबर 2005। यह गलत है, 22 अगस्त 2005 को मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन सर्वप्रथम किया गया था। अगला सवाल, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग में अब तक कितनी बार मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हो चुकी है?
जब से मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग बना है तब से लेकर आज तक वर्तमान तक कितने मुख्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जा चुकी है? 4 लोगों की 4 बार बन चुके हैं, 5, 6, 7। कितने मुख्य सूचना आयुक्त अब तक हो चुके हैं? 5 हो चुके हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? ए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बाकी सब आते हैं। आसान सवाल है लेकिन ये सवाल आपको एग्जाम में मिल सकता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल सही, 18 अक्टूबर 2010। गठन इनका स्थापना 2010 में हो गई थी, लेकिन इसने काम करना शुरू किया था 2011 में। गठन कब हुआ? 2010। काम करना कब शुरू किया? 2011। अगला सवाल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से अपनी प्रेरणा लेता है? अनुच्छेद 14, 19, 21, 51। आसान सवाल है, आर्टिकल 21। अगला सवाल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? एनजीटी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल सही संजीव, केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करती है। राष्ट्रपति उत्तर नहीं आएगा। केंद्र सरकार करेगी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। अगला सवाल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना तय किया गया है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। आयु में अंतर है लेकिन कार्यकाल 5 वर्ष है। अगला सवाल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के नियमों का पालन न करने पर किसी कंपनी, व्यक्ति की बात नहीं हो रही, कंपनी, निकाय पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 25 करोड़। व्यक्ति की बात होती तो अलग बात होती है, कंपनी या निकाय के ऊपर 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला सवाल, राष्ट्रीय हरित अधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? व्यक्ति पर 10 करोड़, बिल्कुल सही। एनजीटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कार्मिक मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय? न्याय नहीं, आसान सवाल है, पर्यावरण एवं न्याय वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला, एनजीटी के आदेशों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में कितने दिनों के अंदर करनी होती है? 30 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 180 दिन? 90 दिन। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील 90 दिन के अंदर करनी होती है। अगला, भ्रष्टाचार निवारण समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, इसका गठन 1962 में के स्थानम की अध्यक्षता में हुआ। इसके क्षेत्राधिकार में राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों तरह के भ्रष्टाचार सम्मिलित थे। इसने न्यूजीलैंड के संसदीय आयुक्त की तर्ज पर लोकपाल की स्थापना करने की सिफारिश की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में संशोधन करने की सिफारिश की। ठीक है, सामान्यतः अगर आपको तीसरा और चौथा पॉइंट नहीं भी पता तो आप दूसरे राजनीतिक भ्रष्टाचार स्थानम समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं आता था। स्थानम समिति का गठन केवल प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर किया गया था। तीसरा चौथा पॉइंट पढ़ लीजिए कि स्थानम समिति ने न्यूजीलैंड के संसदीय जांच आयुक्त की तर्ज पर लोकपाल के गठन की सिफारिश की और इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में संशोधन करने की सिफारिश की और 42वें संशोधन के द्वारा किया भी गया। पहले 311 में क्या था कि अगर कोई लोक सेवक को दोषी पाया जाता था तो उसे 2 बार सुनवाई का अवसर मिलता था। स्थानम समिति ने कहा कि 2 बार नहीं, 1 बार मिलना चाहिए। फिर 42वां संशोधन हुआ, तब हमने 2 बार से घटाकर 1 बार किया, लेकिन वो प्रावधान स्थानम समिति की सिफारिश पर हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अपना प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है?
यानी निम्नलिखित आयोग जो है, 4 आयोग, कौन अपना रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देता है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। इसका उत्तर आएगा सीवीसी। केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र सरकार को देगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये भी केंद्र सरकार को देगा, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ये भी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा, लेकिन जो सीवीसी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देता है। अगला, केंद्रीय सतर्कता आयोग को किस वर्ष वैधानिक दर्जा दिया गया था? डी नेहा, सी 2003। 2003 में, हाँ, पहली बार 1998 दिया गया था अध्यादेश के माध्यम से, लेकिन इसका सही उत्तर आएगा 2003, ना कि 2004। अगला सवाल, किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग को नामित एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया? नामित एजेंसी का मतलब जो विसल ब्लोअर है उनकी रक्षा करने के लिए नॉमिनेट किया गया। ठीक, बिल्कुल सही, 2004। याद रखिएगा कि जो विसल ब्लोअर होते हैं, जो भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं, उनकी रक्षा करने के रूप में एक नामित एजेंसी के रूप में 2004 में उसे दर्जा मिला। अगला, केंद्रीय सतर्कता आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किसी के अधीन नहीं है ये, लेकिन किस मंत्रालय के अधीन आता है, अंतर्गत आता है? ए, कार्मिक मंत्रालय, बिल्कुल सही। अगला सवाल, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तें किसके समान निर्धारित हैं? यूपीएससी के अध्यक्ष, यूपीएससी के सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेहा फिर से गलत, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें यूपीएससी के अध्यक्ष के समान है, अन्य सतर्कता आयुक्त के सदस्यों के समान है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं है। अगला सवाल, हाल ही में सुरेश एन पटेल, अभी बने हैं, हाल ही में सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वे किस क्रम के संख्या के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं? अभी बने हैं, कौन से नंबर पर बने हैं? अब तक कितने बन चुके हैं? और ये सुरेश एन पटेल कौन से नंबर के हैं? उन्नीसवें। इससे पहले 18 बन चुके हैं, ये 19वें नंबर के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनने वाले सुरेश एन पटेल हैं। अगला सवाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग में अन्य सतर्कता आयुक्तों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 1, 2, 3, 4, मैक्सिमम 2। ठीक, इतने सवाल थे जो हमें करने थे। अब आप लोगों के जो भी डाउट हैं आप लोग पूछ सकते हैं।